नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं काफ़ी दिनों से तहकीक कर रहा था कि मुल्क का मसला क्या है और उस मसले का हल क्या है। माशी मसले का हल तो बाद में निकालेंगे, लेकिन यहाँ दफ्तर में आते आते मेरे जहन में एक यूरिका मोमेंट आया, जिसमें मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हमारे मुल्क के साथ मसला क्या है। मैंने सोचा हमारा मुल्क और इसकी मईशत, इसकी सियासत, इसकी माशरत बिल्कुल ऐसे है जैसे सड़क के ऊपर जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं। मैंने देखा कि इस मुल्क का मसला क्या है। मोटरसाइकिल वाला गाड़ी से आगे निकलना चाह रहा है, लेकिन वो निकल तो नहीं सकता। समझ तो आप गए मेरी बात। और गाड़ी वाला ट्रक से आगे निकलना चाह रहा है, लेकिन वो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक का मकसद अपना है। सड़क टूटी हुई थी, हर कोई खड्डों के इर्द गिर्द से नेविगेट करते हुए जा रहा था, और भेड़ चाल के अंदर हर शख्स जो अगली गाड़ी को देखकर यूं यूं करके निकल रहा था। बाइक वाले अपनी जान जोखिम में डाल के किसी न किसी तरीके से बारीक बारीक खांचों में से अपनी बाइक निकाल रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि अमीर कहीं गलती से उनको नीचे ना दे दे। कुछ लोग घर से बड़े परेशान आए थे, वो चाह रहे थे कि अमीर दे दे नीचे, ताकि एक ही दफ़ा इस ज़िंदगी से उनकी जान छूटे। मुझे पूरे मुल्क का अक्स अपने सामने दिखाई दिया। सारे मसाइल मैंने देखा। सड़क के कोने कूड़ा पड़ा हुआ था, कूड़े में आग लगी हुई थी, उसमें से धुआं निकल रहा था। वो रास्ते में आ रहा था, रास्ते में नजर नहीं आ रहा था कुछ उस धुएं की वजह से। ये फॉग है। फिर मैंने देखा कूड़ा कचरा सड़क पे पड़ा हुआ। मैंने कहा हाँ, ये भी मसला है। कोई देखने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। सब लोग एक रैट रेस में जा रहे थे, स्पीड मारते हुए, लेकिन उनकी मंजिल कोई भी नहीं। फिर मैंने देखा ट्रैफिक जाम, वहां पे गाड़ियां करीब करीब खड़ी हुई, सब लोग खौफजदा कि किसी की खून की छिनताई ना हो जाए, किसी का बटवा छीना ना जाए। कोई मोटरसाइकिल वाले को खौफ से देख रहा कि ये वाला छीनने आ रहा है, कोई देख रहा कि दूसरे ने जेब में हाथ डाला कहीं अंदर से टीटी ना निकल आए। मैं समझ गया ये है मेरे मुल्क के हालात। सड़क को देखकर, सड़क के हालात को देखकर मैं मुल्क के हालात को समझ गया, यहां की परेशानियों को समझ गया। नंबर 1, मेरे प्यारे मुल्क, मेरी प्यारी कौम को बिल्कुल नहीं पता कि वो कहां जा रहे हैं। मैं जब भी सवाल पूछता हूं पूरे पाकिस्तान से, ये लोग सियासतदान से पूछते हैं, मैं कहता हूं सियासतदान के ऊपर ये बोझ मत डालो। सियासतदान कसूरवार नहीं है, कसूरवार आप हो। आपको पता ही नहीं आपका विजन क्या है, आपकी बसीरत क्या है, आपने जाना कहाँ है, आपको नहीं पता। पूरी कौम से आप पूछ लें, मैं आपको बता रहा हूं। एजाज, तुम्हें पता है तुम कहां जा रहे हो? नहीं पता। आपको भी नहीं पता आप कहां जा रहे हैं। मैं गारंटी आपको बता रहा हूं, बस आप जिंदा रहने के लिए जिंदा हैं, आपका और कोई मकसद नहीं है जिंदगी। सॉरी, ये आपका प्रॉब्लम है। लेकिन ये बात अमेरिका में नहीं है, यह बात बरतानिया में नहीं है, यह बात जापान में नहीं है। मैंने वहां लोगों के अंदर जज्बा देखा है, वो कल क्या बनना चाहते हैं उनको पता है, उनका मुल्क कहां जा रहा है उनको पता है। आपको कुछ भी नहीं पता। 110% मैं आपको बता रहा हूं, आपके मुल्क में किसी शख्स को नहीं पता कि वो कहां जा रहा है। समझ लें कि बंदा एक ऐसी ट्रेन में सवार हो जहां जब वो पूछे किसी से, कंडक्टर से, कि भाई गाड़ी कहां जा रही है, तो कंडक्टर बोले पता नहीं, हम भी तुम्हारी तरह जा रहे हैं, बस इसी तरह आपकी कोई मंजिल ही नहीं, तो आप पहुंचेंगे कहां? दूसरी चीज, हर शख्स दूसरे से आगे निकलना चाह रहा है। हर शख्स, इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम क्या है, हर शख्स दूसरे से आगे निकलना चाह रहा है, और दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में कहीं भी नहीं जा रहा, क्योंकि एक तो मंजिल कुछ नहीं, दूसरा बस दूसरे को धकेल के पीछे कर रहा है। यही मैंने सड़क पे देखा, छिछोरी हरकतें, पढ़े लिखे अंकल टाइयां पहनी हुई, छिछोर पना भरा हुआ यहां तक, बस मेरी गाड़ी आगे निकल जाए, तू पीछे रह जाए। भाई तू हमें पीछे छोड़ भी देगा तो तूने कौन सा पहुंच जाना है कहीं, तेरी भी कोई मंजिल नहीं। और यही इस मुल्क का मसला है, एक दूसरे को पछाड़ के पीछे करना, मैं किसी तरह आगे निकल जाऊं, ये मसला। तीसरा, ट्रैफिक का कोई निज़ाम, मुल्क का कोई निज़ाम नहीं, मुल्क में कोई सिस्टम नहीं है। बिल्कुल जैसे सड़क पे कोई सिस्टम नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाला किसको पकड़ता है? चिंटू को रोज पकड़ लेता पुलिस वाला।
क्योंकि चिंटू उनकी नज़र में कमज़ोर उनको लगता है, जिस्मानी तौर पे नहीं, जिस्मानी तौर पे बहुत तगड़ा ही है। ये जो है इसको वो समझते हैं कि भाई ये इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और हमारे मुल्क में क्या है, मजलूम कौन है? गरीब। टुल्ला मेरे जैसे को नहीं पकड़ता, हाँ वो पकड़ता किसको? कमजोर आदमी को। अबे रुक जा, कहां है तेरी हेलमेट? वो मोटरसाइकिल वाले को पकड़ेगा, FX वाले को पकड़ेगा, छोटी गाड़ी वाले को पकड़ेगा। वो बड़ी गाड़ी वाले को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि बड़ी गाड़ी वाला शीशा डाउन करके बोलेगा अबे कौन है तू? वो सबसे पहले अपना शजरा पूछे। यहाँ लोगों को अपने अपने शजरे का नहीं पता। मतलब एक अंग्रेज था, मुझसे पूछने लगा, यार आपकी कौम के लोग हर जगह रुककर ये क्यों कहते हैं तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है? कहने लगा आप लोगों को नहीं पता आप लोगों का बाप कौन है? सारी दुनिया से पूछते रहते हैं, तुम्हें पता नहीं मेरा बाप कौन है? यहाँ जब भी पुलिस वाला रोकता है, लोग शीशा डाउन करके कहते हैं ओए तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है? ये बड़ा मसला है इस मुल्क के अंदर, हर किसी से पूछते फिर रहे हैं कि बाप कौन है। भाई आगे चलो, भाई आगे चलो। मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं, मैंने देखा खुद पुलिस वालों को, जब भी शीशा डाउन करके लोग बोलते हैं तो पता नहीं मेरा बाप कौन है। मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं। कहा आगे चलते हैं, इकोनॉमी पर बात करनी है, मईशत पर बात करनी है। मेरी शोहरत की बुनियाद यह है कि माशरे को खंगाल के रख देता हूं और सारी सच्चाई खंगाल के सामने रख देता हूं। फिर जो सच्चे लोग होते हैं वो कहते हैं यार अली नासिर VIP। जो लोग दिल में कॉलो फेल के अंदर खुला तादाद होता है वो कहते हैं नहीं, ये गलत बोल रहा है। अब हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मुल्क के मारूफ मईशतदान है। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया जनाब। और आते ही सबसे पहले आपको कहता हूं मुबारक हो, पाकिस्तान को इतनी बड़ी रकम मौसूल हो गई है। और वक्त के साथ साथ आप पता होगा कि तकरीबन 2 साल 3 साल के अंदर ये रकम जब हमें मिल जाएगी तो हम माशी तौर पर जो है वो इस्तेहकाम हमें मिल जाएगा और हम खुद कफील हो जाएंगे और हमें मज़ीद किसी के आगे झोली फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम माशी तौर पर मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इतने मजबूत हो जाएंगे और हमें इतनी बड़ी रकूम मिली हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने भी दे दी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी दे दी, वर्ल्ड बैंक ने भी दे दी, EU ने भी दे दी, जापान ने भी दे दी, चाइना ने भी हमें रकम दी है, सऊदी अरब ने भी दे दी, USAID ने भी दे दी। अब सर इतनी ज़्यादा रकम मिल गई, अब तो मईशत ठीक हो जानी चाहिए, या अब भी इसके आगे आपको कहेंगे सवालिया निशान है? देखिए जनाब, बात यह है कि कम से कम ये बात खुशआइंद है कि आलमी मालियाती इदारों ने 8-7 अरब डॉलर के कर्जे किए जो बकाए सूद हमें वापस करने हैं, हमें 3 साल की मुद्दत में। तो ये तो आलमी मालियाती इदारों की तरफ से 2 साल के और मगरिब से अलग है। नहीं, बमाए सूद वाली बात क्या कर दी आपने? ये तो पैसे हमें दिए गए हैं ना, ये तो हमारी इमदाद है ना, हमें तो इमदाद मिली है। ये कर्जे बमाए सूद, ये क्या बातें कह रहे हैं आप? देखिए ये जो मिले हैं ना, ये कर्जे हैं, आलमी मालियाती इदारे इमदाद दिया करते हैं, और जो बमाए सूद आप वापस करने होते हैं ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि सॉफ्ट और 3 साल की मुद्दत में आपको मिलेगा। और ये मईशत की बेहतरी के लिए नहीं, सैलाब से तबाहकारियां हुई नहीं, लेकिन ये तो डोनर्स है ना, ये तो डोनर है ना, डोनर है ना, ये तो किए जा रहे हैं। नंबर 1 तो ये कहूँगा खुश आइंद है और अच्छी सूबाबंदी की शहबाज शरीफ साहब ने ये कामयाबी रकम मिल वो एक्सपेक्ट करते थे नंबर 1। लेकिन इसके साथ साथ चैलेंजेस बढ़े हैं, जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, खतरात बढ़े, और उन खतरात, चैलेंजेस और जिम्मेदारी का अहाता करना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। और इससे अगर कोई ये समझ रहा है कि फौरी तौर पर हमारे रिजर्व बढ़ जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब पहला काम जो इस हुकूमत नहीं पहले देखें, एक सेकेंड डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब पहले वाज़ेह करें, ये जो 8.4 या तकरीबन इसके आसपास जो अरब डॉलर हैं, आपका कहने का मतलब ये कल हमारे फॉरेन रिजर्व्स में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे? ये 3 साल की मुद्दत में मिलेंगे आपको। ये कर्जे 3 साल में इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे आपको। ठीक, यकमुश्त नहीं मिलेंगे। नंबर 1। हाँ सही। तो मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था अपने नाज़रीन के लिए कि इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई है शहबाज और इसहाक डार पर कि बगैर
ज़ाय किए, फौरी तौर पर आईएमएफ के साथ मामला तय करें। अगर ये मामला तय नहीं करते तो बहुत लग उनकी अब जिम्मेदारी ये है कि अगले चंद रोज के आईएमएफ से शराइत उनकी माने और पहली किस्त ले ले। मैं इसलिए अर्ज कर रहा था कि ये एक पैगाम गया है। मैंने आलमी मालियाती का जिक्र किया है, चीन का जिक्र नहीं किया, सऊदी अरब का जिक्र नहीं किया। ये आलमी मालियाती इदारों ने एक को मैसेज दिया है कि तो हम इतनी बड़ी रकम की कमिटमेंट कर रहे हैं, कर्जा ही। अब हम के साथ इतना ज्यादा नारा कड़ी शरारत ना करें तो एक कोई नरमी नहीं करने वाला, ये मैं आपको नहीं, लेकिन शरायत सीधी सादी है। देखें, सऊदी अरब में उनकी नंबर वन शर्त तो ये होगी, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, उनकी नंबर वन शर्त तो ये होगी कि आप अपने मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं और इन्फ्लेशन के रेट से उसे ऊपर लेकर जाएं। बैनुल अक़वामी जो तकाजा है इंटरेस्ट रेट मैकेनिज्म का, उसको ठीक करें ताकि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में आएं। उस हिसाब से आपके ख्याल से पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, नंबर वन, और नंबर टू, क्या हम ये करने के लिए राजी होंगे आईएमएफ को मुतमईन करने के लिए? जी देखिए, बात ये थी कि पहले हम ये बात समझते हैं, अगर आईएमएफ के साथ आपके मामला तय नहीं होते तो ये तमाम चीजें रुक जाएंगी। अब ये ऑप्शन नहीं है कि आप आईएमएफ के साथ मामला तय करने में ताखीर करें, नंबर एक। लेकिन मेरा अपना ख्याल है आईएमएफ का पहला कहना जो होगा वो ये कहेंगे कि ये आपका बजट खसारा ज्यादा है, आपके बिजली और पेट्रोल गैस के दर जो है बहुत से फैसले खा रहे, आप आवाम के ऊपर कुछ बोझ डाल दें, वो टैक्सों में इजाफा बिजली पेट्रोल और के नर्ख में मुतालबा करें, नंबर एक। दूसरा ये कि जो हमारे डार साहब जो ये फरमा रहे थे हमारा 180 चाहिए डॉलर, वो ये कहेंगे तो आप फ्री दें जहां भी ये जाने थे, और स्टेट बैंक को भी खुद मुख्तारी मिल गई है। उनका दूसरा जो होगा वो टैक्सों का, पेट्रोलियम और गैस के अलावा रुपए की कदर को कहेंगे आप फ्री छूट दें, कि पानी को गिरने दें, जहां जाता है अपनी कीमत खुद तयन करेगा। ये वो उनके नुकसान मेरे ख्याल से होंगे। फिलहाल दूसरी बात में फौरी तौर पर वो जोर नहीं देंगे। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बड़ा अहम नुक्ता आपने उसका जिक्र किया। नाज़रीन, जो बुनियादी शराइत होंगी उनको वाज़ेह करते चलें। बुनियादी तौर के ऊपर आईएमएफ की ख्वाहिश यही होगी कि हम बैनुल अक़वामी माशी निज़ाम, बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी निज़ाम और बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम का एहतराम करें, जिसके अंदर आईएमएफ का प्राइमरी एजेंडा यानी कि दुनिया के अंदर बिला ताअत्तुल तिजारत जारी रहे, उसमें फ्री या ओपन मार्केट के अंदर जो डॉलर का रेट तयन होगा वो। दूसरा, इंटरेस्ट रेट का तयन करना मार्केट के हिसाब से होगा, और मार्केट जब इंटरेस्ट रेट का तयन करती है तो उसका बुनियादी उसूल वो है जो कि बहुत ही मारूफ मईशतदान फिशर ने दिया था, जिसके माने ये हैं कि महंगाई की शरह से ज़्यादा आपके मुल्क के अंदर शराय मुनाफा होना चाहिए बैंकारी निज़ाम का। इसके साथ साथ हमारे तवानाई के निज़ाम के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, जो इनएफिशिएंसीज़ हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। पावर और एनर्जी के सेक्टर के अंदर, जिसमें ज़ाहिरी बात है तवानाई की कीमतें हो सकता है बढ़ानी पड़ जाएं, और निजकारी का अमल भी वो चाहेंगे हो, और ख़ास तौर पे उनका एम्फेसिस होता है थिनर गवर्नमेंट, जिसको जानबूझ के हुकूमत छुपा लेती है ताकि अवाम को पता ही ना लगे, अवाम आईएमएफ को बुरा कहती रहे, और दर हकीकत आईएमएफ ये कहती है कि हुकूमती अखराजात को कम किया जाए, लेकिन धोखा, ड्रामा, ढकोसला जो कि सियासी जमात कोई भी हो वो करती है कि जी आईएमएफ ने हम पर दबाव डाला। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, इस जानिब आपको लेकर आता हूँ। बुनियादी तौर पे हुकूमत पे अखराजात को कम करने की जो ख्वाहिश होती है वो हमेशा आईएमएफ जाहिर करता है, और फार्मूलों के अंदर टॉप फार्मूला यही होता है कि हुकूमती अखराजात को कम किया जाए। लेकिन चूँकि हमने देखा हमारी सियासी हुकूमतें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो मैनिपुलेशन करती हैं, और ऐसे जाहिर करने की कोशिश करती हैं कि वो सिर्फ पेट्रोल के नर्ख और बिजली के नर्ख बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, जबकि हकीकतन वो कह रहे होते हैं कि आप हुकूमती अखराजात को कम करें। तो हुकूमती अखराजात कहीं से कम होते दिखाई देंगे आपको आईएमएफ की तजावीज़ के मुताबिक? आईएमएफ उस पर इंसिस्ट नहीं करता कि जो है अपने अखराजात, वो कहेगा कि आप आवाम पर टैक्सेस लगा दें, नए टैक्स लगा दें, और लगाए देंगे तो आप मेरी कह सकते हैं। और रुपए की कदर का एक बहुत बड़ा मसला आएगा। अगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, दोबारा बता दूं कि अगर ये बात खुश आइंद है कि कर्जे मिल रहे हैं बड़े पैमाने पर, उसके बाद
सऊदी अरब भी हमें $2 देता, ममालिक भी देते हैं। इस सब के बावजूद पाकिस्तान की मईशत को संभालना मुमकिन नहीं होगा, चुनांचे हम मज़ीद कर्जे लेंगे। इस बात की अगर मैं आपसे वज़ाहत दूँ, तो ये था कि 28 फरवरी 2022 जब खान साहब ने मुआहदा तोड़ा था, उसके बाद स्टेट बैंक के रिजर्व में $11 अरब की कमी है, $11 अरब। और दुबई के अंदर 177 से 228 पर आ गई। ब्लैक में ये ओपन मार्केट में 60 पर है मार्केट में। महंगाई जिसका ताल्लुक आवाम है, वो 12.3% से अब 20.5% पर अच्छा, हमारी महंगाई लेकिन मैं चाहूंगा आप इन महरक़ात को वाज़े करके बताएं कि क्यों तोड़ा था मायदा, क्यों तोड़ा था मायदा, क्यों तोड़ा था ये। माजरत आप तक मेरी पता नहीं आवाज पहुंच रही है, ये मायदा क्यों तोड़ा था माजी की हुकूमत ने, क्यों तोड़ा था, किस वजह से तोड़ा था? क्या ये कोई नजरियाती वजह से मायदा तोड़ा था या कुछ सियासी वजह से मायदा तोड़ा था? जी नहीं, मुआहदा तो चंद दिन पहले उन्होंने खुद किया था, इमरान खान की हुकूमत ने ही वो मुआहदा किया था, लेकिन तोड़ा इसलिए था कि कुछ एहतजाज की तहरीक नो कॉन्फिडेंस लेकर आए थे, तो अपने इक़्तिदार के लिए अपोजिशन को कमजोर करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को दाव किया, सीधी-सीधी बात। और IMF भी ये कह रहा है, स्टेट बैंक भी ये कह रहा है, उसकी वजह से मईशत में तबाही आई और स्टेट बैंक कह रहा है कि उस वजह से महंगाई जून 2023 तक रहेगी। लेकिन अभी जिन खतरात की तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में महंगाई है वो कुछ नहीं रहेगी। ये सब कर्जे लेने के बावजूद अगर LC भी शुरू हो जाएंगे, अखराजात भी शुरू हो जाएंगे, अवाम को एक सवाल ये है कि हमें क्या मिलेगा? अगर जून तक अफ्तार ऊंचा रहना है तो आवाम की मायूसी, आवाम की बदतमीजी से सलामती के लिए खतरात बढ़ेंगे। नंबर 1, इस साल हमारा ग्रोथ रेट 2% से भी कम रहेगा, बेरोजगारी और भी बढ़ेगी, भूख भी बढ़ेगी, अफवाह भी बढ़ेगी। तो आवाम को जो खतरात मुसीबतें आ रही हैं उसका चीज है। एक दूसरा चीज कि अमेरिका पाकिस्तान में दहशतगर्द वारदातें फिर से शुरू हो गई हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, खुद अफगानिस्तान की हुकूमत यहाँ दहशतगर्दी करा रहे हैं। अमेरिका जो इस वक्त हो रहा है, फिर एक डूम वॉर कहानी आपके पास आने वाली है, फिर डूम वॉर। और पहले ये फैसला हो गया कि हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि 9/11 के बाद जो हमने सीखा था, जो मैंने अपनी किताब में भी कहा था, दहशतगर्द सियासत और मईशत में, कि अगर लोगों के दिलो दिमाग आप नहीं जीतते तो दहशतगर्दी की जंग नहीं जीती जा सकती। आपके भी कोई नजर नहीं आ रही तो दिलो दिमाग तो ये अभी महंगाई तो पड़ने वाली है। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, और ये जो खर्चे हम मजीद लेंगे, इनको भी करना है, तो ये कहां से रिजर्व गिर रहे हैं हमारे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, गिर रही है, इसके 4 सवाल पैदा हो रहे हैं। सर आपकी शागिर्दी में रहकर थोड़ा बहुत मैं ये समझ गया हूं कि दुनिया के हालात, मामलात और वाकयात जो हैं उनको कैसे इंटरप्रेट करूं। आपके सामने मुख्तसर सा बताता हूं, फिर आपसे जायजा लेता हूं। अभी मुस्तकबिल में ये है कि पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है स्ट्रेटेजिक, वो थोड़ी चेंज हुई। एक तो ये कि एब्सोल्युटली नॉट से अब हम हो गए एब्सोल्युटली यस, और जो कि मेरे ख्याल से पॉलिसी ठीक है। लेकिन अगर इस पॉलिसी पर चलेंगे तो फिर हमें अफगानिस्तान के अंदर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, जिस भी शक्ल के अंदर है, उनको दबाव में रखना पड़ेगा ताकि वेस्ट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके अलावा ईरान को चेक में रखना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन अमेरिका ये भी चाहता है कि हम इंडिया को भी चेक में रखें, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक पावर बन चुकी है और थोड़ा बहुत वो चाहेंगे कि वहाँ पर भी उनका कुछ अपना एक असर रसूख रहे, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा बदमाश मुल्क है, ज़रा सा छोड़ दो तो शुतर बेमुहार हो जाता है। फिर इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो ये कि मशरिक़ वस्ता के अंदर अब पाकिस्तान को बूट्स ऑन ग्राउंड भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और मुस्तकबिल के अंदर ऐसा महसूस होता है जैसे हमारा डिफेंस अपरेटस जो है वो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी जो है मशरिक़ वस्ता की, मिडल ईस्ट की और बिलखुसूस अरेबियन पेनिनसुला की, उसको संभालेगा। और चाहे वो सऊदी अरब हो या दीगर और हुक्मरान हो, उनकी जो रियासतें हैं या उनकी जो डोमेन्स हैं, उनकी हिफाजत भी अब हमारी जिम्मेदारी में शामिल हो जाएंगी। इसके नतीजे में हमको डॉलर बहुत मिलेगा, जिसका एक इशारा उन्होंने हमें दिखा दिया कि देखो पैसे हमारे पास हैं, हम देने को तैयार हैं, तुम काम करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें पैसे जितने मर्जी तुम चाहोगे मिलेंगे। अब ये है सिचुएशन, आपके सामने रख दी। इत्तेफाक करें, इख्तलाफ करें, जायजा दें। जी देखिए, मैंने तो 2 लफ्ज बोले थे आपसे, डू मजीद और करो।
ये हर चीज को एक्सप्लेन करता है। सिर्फ मैं खिलाफ करूंगा ये है कि आपको फ्री डॉलर, अब वो जमाने खत्म हो गए। अब आपने अपने आप को इतना गिरा लिया है, इतना कमजोर है कि आप अपने मुल्क से डिफॉल्ट लगा। डिफॉल्ट के नाते का मतलब ये है, आप दुनिया से कह रहे हैं खबरदार इस मुल्क में सरमायाकारी की, खबरदार इस मुल्क में दिए। हमने इतना गिरा लिया है कि वो आपसे डूब, लेकिन बहुत ज्यादा डॉलर की यहाँ रेट होगी जैसे 9/11 के बाद है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वो मैशत को कमजोर रखेंगे, पाकिस्तान को रकम रखेंगे, महंगाई को ऊंचा रखेंगे, शराब को रखेंगे, और हम सलामती के तकाजों जाएंगे। तो आप जिसकी तरफ आपने इशारा की, देखा आर्मी चीफ भी सऊदी अरब गए और यूएई भी गए, वहां पर भी उन्होंने बात की है। तो डू मोर का मैंने आपसे कहा, डू मोर, लेकिन उसके बदले में डॉलर की फेल नहीं होगी। तो हम, हमारे यहाँ तंगी रहेगी, हम फिर IMF के पास जाना पड़ेगा, दोबारा IMF के पास जाना आपको। ये तो पहले भी इसलिए मैं जो आपने, अर्ज कर रहा था, जी जी, हालात से बचने का तरीका क्या है, तो मैं ये चाहता हूं कि अगले चंद रोज में एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए। उसमें तमाम पार्टियों को शिरकत है जिनकी कौमी असेंबली में एक से ज्यादा सीटें हैं। पहले जो कौमी असेंबली में फैसले, लेकिन खान साहब तो मान गए हैं सर, वो खान साहब मान गए हैं सर, खान साहब मान गए हैं सर। इक्तिदार में जब सर, इंसान जब इक्तिदार में होता है तो उसके हालात और होते हैं, जब वो इक्तिदार से बाहर होता है फिर उसको बातें माननी पड़ जाती हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे खामन जब बीवी को मैके से लेने के लिए जाता है तो उसका रवैया कुछ और होता है, लेकिन जब वो घर पे होती है तो फिर उसका रवैया कुछ और होता है। ये तब की बात है, खान साहब जब इक्तिदार में थे तब एब्सोल्युटली नॉट था, अब तो वहां भी बात मे बी पे आ गई है। मौजूदा इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर आप जायजा दे रहे थे, आपने कहा कि 2 अल्फाज के अंदर इसका खुलासा हो जाएगा, लेकिन डॉलर मोर नहीं मिलेंगे, डॉलर उतने ही मिलेंगे और हम कम डॉलरों के अंदर काम हमें करना पड़ेगा। सर तो दुकान कैसी चलेगी, हमारी सालमियत बरकरार रहे, बस हमें तो इस पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि इस वक्त तो अब इस मामले पर ज्यादा फोकस रह रहा है। क्या कहते हैं आप? देखिए बात यह है कि मैं तो इन तमाम बातें जिन की आप बात कर रहे हैं उसमें हमें एक दो सवाल करने हैं। इसलिए कुछ तबाकातों के बाद, डिफॉल्ट दायरे लगाने के बावजूद क्या दुनिया कभी नहीं सोचेगी कि इनका डिफॉल्ट का शौकी पूरा कर दें आने वाले वर्षों में? आज तो नहीं, 2023 में, लेकिन आने वाले वर्षों में वो शौक पूरा कर सकते हैं। एक ये खतरा है। दूसरा कि अवाम को इसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि महंगाई की स्थिति ऊंची रहने वाली है। इन खतरात से बचने के लिए मेरी जो तजवीज़ है ये है कि जो कौमी सलामती कमेटी का पिछला इजलास था वो तो बेमानी था, उसका कोई मकसद हासिल नहीं हुआ। सिर्फ इसलिए है कि आपने अवाम पर टैक्स लगाने का जो है वो आवाज हासिल कर लिया। अब अगर नई मीटिंग बुलाते हैं सलामती कमेटी की, उसमें उन तमाम पार्टियों को बुलाएं जिनकी कौमी असेंबली में एक से ज्यादा नशिस्तें हैं, ताकि वो इन फैसलों के शरीक हों और की पाबंदी करें। नहीं, लेकिन जो जैसे आप कह रहे हैं अगर कुल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, क्योंकि जो बात आपने की उसमें आपने कुल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात कर दी। नहीं, कुल पार्टी कॉन्फ्रेंस को मैं मानता ही नहीं। मैं कौमी सलामती कमेटी की एक्सटेंडेड मीटिंग करें, मीटिंग होगी कौमी सलामती कमेटी, उसमें जो पार्टी आएंगी उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो इन फैसलों में शरीक है, उन पर अमल करें। हुकूमत आए, हुकूमत बदले, लेकिन फैसलों पाबंदी के लिए वो सब दस्तखत के जाए। आज की हालत में उसमें फौजी भी होंगे और तमाम पार्टी भी होंगी, हुक्मरान तहरीक इंसाफ। सर इशारतन बात यही है कि खान साहब को साथ बिठा लें, लेकिन खान साहब तो ऐसा ऐसा इशारे दे रहे हैं। फवाद चौधरी साहब मीडिया पर आके कह रहे हैं कि माजी की चीजें माजी की हो गई, हम मानने के लिए तैयार हैं। सर इक्तिदार हासिल करने के लिए हर आदमी हर बात मान जाता है, उनको साथ बिठाएं ना बिठाएं वो राजी हैं। नहीं, मैं तो पाकिस्तान की सलामती की बात कर रहा हूँ, के लिए नहीं कर रहा। उसमें मेरी इजाजत दे दे, मैं बता दूं। पहला नुकता ये होगा, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर फौरी तौर से टैक्स करेंगे, फौरी तौर। तो इस पे तो लोग मुत्तफिक ही नहीं है, इस पे तो लोग मुत्तफिक ही नहीं है। फिर ये कुल पार्टी इजलास पहले ही दिन। देखिए मेरी गुजारिश आप सुन लें, तीनों पार्टियों के मंशूर में लिखा हुआ है। कौमी सलामती कमेटी में जब आप बैठेंगे, आप तीनों पार्टियों को मंशूर पढ़ के सुनाएं। वहाँ अफवाज पाकिस्तान की बैठी हैं कि ये आपका मंशूर है, मुस्लिम लीग नून का, तहरीक इंसाफ का मंशूर आप निकालें, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है, हर चीज
लगेगा, ज़राअत सर पर भी वो तो टैक्स हमारे लगेगा, आइन के शुरू में भी लिखा हुआ है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन आप मुझे बता दें कि आपको क्या हमारी रियासत फिर कहीं से भी जमहूरियत या नौजुबिल्ला कहना नहीं चाहिए। फिर आप बात समझ लीजिए कि आपका डिफॉल्ट का शौक भी पूरा होने का खतरा है आगे चल के। ये मैं आपको बता दूं, इन तमाम चीजों के बावजूद पाकिस्तान की सलामती को भी खतरा होगा, पाकिस्तान के जो है जौहरी प्रोग्राम को भी खतरा होगा, महंगाई सर बढ़ेगी, हुकूमत कम होगी। जागीरदार इस पे तो राजी हो सकते हैं कि मुल्क के हर गरीब की आमदन के ऊपर टैक्स लगाया जा सके, लेकिन वो कभी इस चीज पे राजी नहीं होंगे कि सारे सूबों के अंदर हर किस्म की आमदन पे टैक्स लगे। वो इस चीज पे राजी हो जाएंगे कि हर गरीब जो है मुल्क के अंदर उसकी हर चीज पर टैक्स लग जाए, उसकी आमदन पे लग जाए, लेकिन हर किस्म की आमदन पे राजी नहीं। करना है क्या, खुदकशी करनी है पाकिस्तान में, खुदकशी करनी है या जिंदा रहना है, पहले फैसला कर ले। कह रहा हूँ कि आप मेरी बात दोबारा गौर से सुन लीजिए। हमारे अफराद 24% है, भारत में 6% है, इससे टकराना चाहते हैं। 6%, बांग्लादेश में 9%। हमारे मिल क्या रहा है? अब आप IMF की शराइ के ऊपर और टैक्स डालेंगे तो कहाँ की सलामती रह जाएगी, मुझे बता दीजिए। ये जो इक़्तिदार के बच्चे लूट रहे हैं, दौलत लूट रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं, वो महफूज नहीं रहेंगे। हमें सलामती कमेटी में यही बात करनी है कि आप भी महफूज नहीं रहेंगे। जो हालात चल रहे हैं उधर से का तकाजा है, FBR सियासतदानों को क्या फर्क पड़ेगा? आप खुद ही बता चुके हैं कि उनकी जागीरें, उनके बच्चे, बहुत सौ की बीवियां सब तो बाहर रहते हैं। वो क्या बचेंगे, क्या नहीं बचेंगे? उन्होंने तो अपनी कश्तियां तैयार की हुई हैं, इस सैलाब में डूबेंगे तो बगैर बेसरो सामानी वाले ही डूबेंगे। बच के जाएंगे तो निकलेंगे ना। मैंने आपसे कहा था कौमी सलामती कमेटी में 3 नुमाइंदे भी हैं। अगर ये सब कुछ इज्तिमाई खुद करना चाहते हैं तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर आपने स्ट्रक्चर इस्लाह नहीं की तो आने वाले वर्षों में इतनी ज्यादा तबाही आएगी। आप कर्जे हैं, ये बात नहीं है, इनको वापस करना है। आप मस्जिद कर्जे लेते हैं, आपका तिजारती खसारा जो है वो बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, शरह कम है। ये तो खुदकशी है, इज्तिमाई खुदकशी। तो आप इन लोगों को यही समझाना है कि आप महफूज नहीं रहेंगे, आप भाग नहीं सकेंगे, ये जो कुछ कमाया है वो भी रह जाएगा। एक शो में ये मौजू मुकम्मल नहीं हो पाएगा। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मजीद भी और वक्त हो, लेकिन क्या की कमी हमेशा रास्ते में आ जाती है। आगे आने वाले दिनों के अंदर भी इस मौजू पर बात करेंगे। वो बड़ी अहम इन्होंने बात की। खैर मैंने तो तंज़िया अंदाज में कह दिया, लेकिन नाजरीन आप ख़ुद वाकिफ़ हैं कि हमारे यहाँ सियासतदान कहाँ इन चीज़ों पर राज़ी होंगे। आपको पता है इस मुल्क के अंदर गरीब लोग ज़्यादा, अमीर कम हैं, और अमीरों के पास ही ज़्यादातर दौलत है। उन पर टैक्स लग गया तो वो राज़ी नहीं होंगे। खैर इस पर कभी फिर बात कर लेंगे। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।